मुझे तो लगता है तेजस्वी यादव को जो ये ए टू जेड बोलते हैं, कहीं इसके रिएक्शन में तो ऐसा नहीं हो गया कि महागठबंधन को गोपालगंज उपचुनाव परिणाम को देखते हुए सतर्क हो जाना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। और एमआईएम ओवैसी की पार्टी सीमांचल से निकल के यहाँ सारण के इलाके में आकर, गोपालगंज में आकर 12,000 वोट लेती है। अब सोचिए कि 2025 के चुनाव में अगर यही एमआईएम 12,000 ये और 8,000 साधु यादव जो यादव वोट जिसमें मेजोरिटी वोट होगा, तो 20,000 वोट एमवाई समीकरण का एक विधानसभा सीट पे निकल जाना, ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है महागठबंधन के लिए। बिहार में 2 जगह उपचुनाव, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने अपने तरीके से पूरी एनालिसिस करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ हनुमान की कहानी बताएंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता की कहानी बताएंगे, शकुनी मामा की कहानी बताएंगे। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। और क्या है पूरी मामला इस चुनाव का? ये डिकोड करने की जरूरत है। जैसा हम लोगों ने भी पहले कहा था कि ये 2 उपचुनाव जो है 2-3 नेताओं के, मतलब तेजस्वी यादव बिल्कुल की बात करें अलग कर दे और भाजपा की बात अलग कर दे, उसके अलावा बिहार के 2-3 नेता जैसे आनंद मोहन जी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, इन लोगों की भूमिका को भी हम लोगों ने एनालाइज किया था कि इन लोगों की भूमिका भी कुछ तय होगी आगे इस 2 चुनाव परिणाम से। तो सवाल है कि क्या यह मान लिया जाए कि गोपालगंज में जो भाजपा बहुत ही कम मार्जिन से 1700 वोटों से जीती है, वह चिराग पासवान की वजह से जीती है। और क्या यह मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो गोपालगंज में हारी है, वह इसलिए हारी है क्योंकि वहां पे उनके मामा साधु यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने एक ठीक ठाक वोट काटा है। और ये भी कि 2020 के चुनाव में अनंत सिंह को 78,000 वोट आता है और 2022 के चुनाव में उनकी पत्नी को 79,000 वोट आता है। लेकिन 2020 में अनंत सिंह 36,000 वोटों के अंतर से जीतते हैं, लेकिन नीलम देवी करीब 16-17,000 वोटों के आसपास के अंतर से जीतती है। तो बड़ा मतलब एक मिला जुला चुनाव परिणाम है ये। इसमें कोई नायक या महानायक बनकर नहीं उभरा। हालांकि दावा सब करेंगे। चिराग पासवान जो खुद को भाजपा का हनुमान बताते हैं, मोदी जी का हनुमान बताते हैं, वो ये दावा करेंगे कि मैं गया तभी वहां पर। ये कर भी रहे हैं सर, बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने ये साबित कर दिया भाजपा को चुनाव जीता करके। तो यह जाहिर है वो उनको करना भी चाहिए, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें दोनों सवाल हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि चिराग पासवान के जाने से दलित और महादलित वोट भाजपा को मिल गया और भाजपा जीत गई, तो इस जो मतलब मार्जिन का जो मामला है उसको भी लेकर सवाल उठेगा। बिल्कुल उठेगा, उठना भी चाहिए बिल्कुल। तो मोकामा की कहानी तो बिल्कुल अलग है। जैसा आपने कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, लगातार 2 मतलब ये छठा चुनाव था, ये छठा चुनाव रहा अनंत सिंह के लिए। शायद 3 बार वो जेल में रहते हुए चुनाव जीते। और लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मार्जिन इस बार कम हुआ है। और वो तब कम हुआ है जब 2020 के चुनाव में इनके खिलाफ, अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू मतलब महागठबंधन, माफ कीजिए, एनडीए थी। यहाँ पर सिर्फ भाजपा थी, जेडीयू का सपोर्ट, मतलब ये महागठबंधन के उम्मीदवार थे, अकेले राजद के उम्मीदवार नहीं थे, महागठबंधन के। तो वोट तो बढ़ा है। पिछली बार उनको 78,000 आया था, इस बार नीलम जी चुनाव लड़ी है तो उनको 79,000 वोट मिला है। तो मतलब कितना वोट बढ़ा? मतलब 1,000 वोट बढ़ा, लेकिन वोट तो बढ़ा। फिर तेजस्वी यादव के लिए वो चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात तब होती जब वो गोपालगंज चुनाव जीतते। तो इसको आप कैसे? निश्चित मतलब जिस तरह से 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव
अकेले दम पर लार्जेस्ट पार्टी बनकर आए। जी बिल्कुल। अगर हालांकि देखिए उपचुनावों का कोई विशेष मतलब उस तरह से महत्व नहीं होता है, लेकिन अगर वो गोपालगंज सीट चूंकि उनको इसलिए भी जीतना था क्योंकि वो जीतना चाहिए था क्योंकि ये उनका होम टाउन था। वो कह भी रहे थे कि मेरा यहाँ घर है और मेरे घर के लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये अब क्या लगता है? घर के लोगों ने जो 8,000 से ज्यादा करीब 9,000 वोट साधु यादव लेकर चले गए हैं, वो घर का ही तो वोट रहा होगा ना। जी बिल्कुल। मतलब हम ये नहीं कह सकते किस जाति का, लेकिन एक ये तो जाहिर कर सकते हैं कि यादव वोट लेकर निकले हैं, साधु यादव। बिल्कुल। यादव वोट उन्होंने 8-9 हजार के करीब लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो उनके घर का वोट था। तो अगर मामा साथ रहते तो फिर यह वोट तो फिर उनके साथ मामा साथ रहते तो भांजे जीत चुके होते, जीत जाते। और अगर दोनों सीट जीत जाते तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव 2020 के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में जो शानदार परफॉर्मेंस उनका था, 2022 में भी वो उसी तरह महानायक बनकर फिर से उभर जाते हैं। हालांकि देखिए इसमें दोनों चीजें हैं कि साधु यादव हो या सुभाष यादव हो, उन लोगों को लेकर आरजेडी को के ऊपर जितने आरोप लगते रहे हैं लालू यादव जी या राबड़ी देवी जी के समय में, उस चीज को अगर एक हार सहकर भी मतलब एक सीट हार कर भी अगर तेजस्वी यादव उन आरोपों को और उन पुराने धब्बों को वापस अगर नहीं लाते हैं तो ये एक बुद्धिमानी भरा फैसला ही कहा जाएगा। अच्छा, कि आज हम भले एक सीट हार जाए, लेकिन आज हम अगर साधु यादव को पार्टी में आरजेडी में अगर वो एक्टिवेट कर देते हैं, जैसा कि लालू जी के जमाने में साधु यादव का जलवा था। जी बहुत बड़ा जलवा था। तो फिर तो बहुत छोटे थे, फिर तो तेजस्वी यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बहुत नुकसान। और सबसे बड़ा फैक्टर तो एक रहा आपको ओवैसी की पार्टी। ओवैसी की पार्टी जो MIM है, उसके कैंडिडेट को 12,000 वोट मिले हैं, 7% से ज्यादा वोट मिला है। तो 12,000 वो और 8,000 साधु यादव, 20,000 वोट जो इनका MY समीकरण है वो काम नहीं किया है। काम नहीं किया, निश्चित तौर पे काम नहीं किया। 20,000 वोट चले जाना और 1,700 वोट से हार जाना चुनाव, 18 मतलब 2,000 वोट से, ये तो मतलब ये जो ट्रेंड है देखिए, इसमें तेजस्वी यादव को मुझे लगता है चौकन्ना हो जाना चाहिए, और नीतीश कुमार को भी अकेले गोपालगंज के चुनाव परिणाम से ये बड़ा खतरनाक एक संकेत दे रहा है इनके लिए, महागठबंधन के लिए। 20,000 वोट मार्जिन होना बहुत, महागठबंधन के लिए 20,000 नहीं, मैं समीकरण की बात कर रहा हूँ कि महागठबंधन को गोपालगंज उपचुनाव परिणाम को देखते हुए सतर्क हो जाना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। और MIM ओवैसी की पार्टी सीमांचल से निकल के यहाँ सारण के इलाके में आकर, गोपालगंज में आकर 12,000 वोट लेती है। अब सोचिए कि 2025 के चुनाव में अगर यही MIM और MIM पर यह आरोप लगता है, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भाई वो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, तो 12,000 वोट मिलना, अब्दुल जो क्या नाम है, अब्दुल सलाम जो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट थे, उनको 12,000 वोट मिला है। तो जाहिर है कि वो वोट मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा आया होगा। बिल्कुल हो सकता है उनका कुछ अदर भी होगा, लेकिन एक परसेंटेज वो ज्यादा होगा, तो आया ही होगा। उधर 8,000 बाहर जातिवाद के राजनीति से अभी बाहर नहीं निकला, कहीं नहीं, बिहार क्या, यूपी भी नहीं निकला है, गुजरात भी नहीं निकला है, हर जगह वही चलता है। कम्युनिटी का वोट अधिक आया होगा। तो 12,000 ये और 8,000 साधु यादव, जो यादव वोट जिसमें मेजोरिटी वोट होगा, तो 20,000 वोट MY समीकरण का एक विधानसभा सीट पे निकल जाना, ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है महागठबंधन के लिए। एक सीट पर जो लोग मतलब एक सीट को लोग मान लेते हैं ना कि अरे एक सीट हार गए कोई बात नहीं, आप ये एक सीट नहीं हारे हैं, ये आपका जो कोर वोट बैंक है MY, उसमें सेंधमारी हो गया है। तो मुझे तो लगता है तेजस्वी यादव को जो ये A to Z बोलते हैं, कहीं इसके रिएक्शन में तो ऐसा नहीं हो गया। हो सकता है सर कि MY जो है बिदक गया और वो 12,000 चला गया MIM में और 8,000 चला गया साधु यादव के साथ।
के साथ। तो ये तो तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों को बैठ के समझना चाहिए ये बात, और इसमें नीतीश कुमार जी को भी समझना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए उनका भी तो एक है सेकुलर वोट बैंक जिस पर वो दावा करते हैं। तो अब महागठबंधन में तो एमवाई एक बड़ा फैक्टर रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ेंगे। अब ये वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं, सीमांचल उन्होंने 6 विधायक को जिताया, अपनी ताकत दिखाई, गोपालगंज में ताकत दिखा दिया। देखिए ये 12,212 वोट, पोस्टल वोट भी 2 मिला है इनको, 7.25% वोट इनको मिला। ये बहुत बड़ा मतलब आंकड़ा है एक सीट के लिए। क्या लग रहा है सर अगली राजनीति कहाँ जाएगी, थोड़ा इस पे? नहीं, अगली राजनीति अभी फिलहाल क्या फैक्टर होगा तेजस्वी यादव के लिए? कुछ नहीं, मतलब देखिए तेजस्वी यादव के लिए एक अपॉर्चुनिटी, ये एक चैलेंज था, जिस चैलेंज को वो अच्छे से नहीं फेस कर पाए। एक सीट पर, वो भी होम टाउन में 20,000 मुस्लिम और यादव मेजोरिटी वोट का हाथ से खिसक जाना एक मतलब खतरे की घंटी कह सकते हैं जी। तो समय रहते जो है उनको संभल जाना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए इस पर कि आगे हम क्या करें। उस ओवैसी फैक्टर 2025 के विधानसभा चुनाव में जाहिर और मजबूत होकर आएगी। बिल्कुल। उस फैक्टर को आप कैसे करेंगे क्लियर जी, साथ में मिलकर लाएंगे। अगर साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं महागठबंधन में, और अगर वो आ जाते हैं, नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता की बात करते हैं जी, तो अगर वो असदुद्दीन ओवैसी को मिला लेते हैं, वो मिल जाते हैं, तब तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो ठीक है, आप कहते रहिएगा कि भाजपा के एजेंट है। काफी नुकसान हो जाएगा सर महागठबंधन। तो नुकसान हो ना हो ये उनको सोचना है, हमको आपको थोड़ी ना सोचना है कि नुकसान हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो आप जो भी देखे सारी बातें आप सुने, इसमें अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, हम फिर उस पर भी एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी ये हम बता रहे हैं आपको कि तेजस्वी यादव को ये चीज स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर अभी हम अपने समीकरण पे काम नहीं करते हैं तो ये अभी जो टेलर देखने को मिला है गोपालगंज में, तो ये हो सकता है अगली बार उनको पूरी फिल्म देखने को मिल जाए। तो इन पे पुनः विचार करना चाहिए। तो फिलहाल नमस्कार, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।